सारा ने प्यारा बुरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन चल रहा था और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है। थोड़ा सा हमने चर्चा की थी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, यानी ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो वो क्षेत्र है जो बिल्कुल या मतलब शुष्क है, एकदम सूखा इलाका है, जिसको हमने नाम दे दिया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एकदम सूखा इलाका जहां पर बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। मतलब इस क्षेत्र में जो जिले आते हैं वहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। पूरी साल बारिश होती नहीं या फिर थोड़ी बहुत बारिश होती है। और एक वो क्षेत्र है जो थोड़ा बहुत सूखा है, जिसको हमने नाम दिया है अर्ध शुष्क, यानी कि भाई साहब आधा सूखा है क्या। यहां पर बारिश होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू है, नागौर है, डिडवाना, कुचामन है, ये क्षेत्र आते हैं। तो हमने इसको 2 भागों में बांट रखा है, शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आज की क्लास में हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे भी। इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या विशेषता है, इसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, वहां से सवाल बनता है। बताओ, 1 या 2 मिनट जो भी आपकी कमेंट हो आराम से पूछ सको, फिर मैं आगे क्लास में शुरू करूंगा भाई। हाँ, अरावली पर्वतमाला बिल्कुल शुरू करेंगे। अरावली पर्वतमाला आज की क्लास में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अगली क्लास में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आपकी अरावली आ जाएगी भी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। चलो भाई, अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। देखो आराम से, क्लास नहीं लेके आओ जी तो सर क्लास लेके आओ, क्लास लेके आओ, फिर तुम आराम से कॉपी पेस्ट लगे रहते हो। तो हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। एक का नाम है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक का नाम है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये यानी का पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पर बारिश 0 से 25 सेंटीमीटर होती है, और ये आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पर बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और हमने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था कि ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल की पूर्वी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था। सर ये आपका जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, फटाफट बताओ, इसमें कौन से जिले आएंगे। सर यहाँ पर आपका बीकानेर है, बीकानेर के बाद में सर यहाँ पर जैसलमेर है, सर यहाँ पर बाड़मेर बालोतरा है, सर यहाँ पर फलोदी है। बस यही जिले आते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिले आते हैं। और वर्षा का मैंने बता दिया, वर्षा यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, यहां पर तो इतनी कोई बात ज्यादा समझाने वाली नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि अपना ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके बारे में एग्जाम में सवाल आता है। सबसे पहले हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं उसका नाम है सम। सम यानी कि जैसलमेर में एक ऐसा स्थान है जो वनस्पति रहित है, जहां पर राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। और आजकल लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं कि यार देखकर तो आए क्या जैसलमेर में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो है सम की। और सम कहां पर है, सम है जैसलमेर में। अगर कभी आप घूमने फिरने जाओगे तो आपको इस प्रकार से रेत के दौरे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई आपको घास फूस देखने को नहीं मिलेगा।
और यहां पर कहते हैं कि पूरे साल में एक दिन भी बारिश नहीं होती, और बारिश हो जाए तो भाई साहब राम राज्य है, फिर तो क्या, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सम एक ऐसा स्थान है जो वनस्पति रहित है, जहां पर वनस्पति नहीं मिलती है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। कहते हैं कि पूरे साल में यहां पर एक दिन भी बारिश नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्थान है, ये पर्यटन की दृष्टि से भी अपन पढ़ते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वनस्पति रहित राजस्थान में कौन सा स्थान है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सम सम कहां पर है, जैसलमेर में है। इसके बाद में आगे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आ रही है अपनी लाठी सीरीज। ये आप जो हमारा राजस्थान का मैप देख रहे हो, इसमें आपको एक नाम देखने को मिलेगा, लाठी सीरीज। सर ये लाठी सीरीज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें नाचना के बारे में बताया था। नाचना बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके कि भाई नाचना फेमस क्यों है, बताओ फटाफट, नाचना क्यों फेमस है। जैसलमेर के मैप में आपको नाचना दिख रहा होगा, तो नाचना क्यों फेमस है, जल्दी से मुझे बताओ। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था नाचना, नाचना में मरुस्थल है, वो नाच नाच के आगे बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण के लिए, रेगिस्तान के मार्च के लिए जैसलमेर का नाचना गांव है वो प्रसिद्ध है। और ये आपकी लाठी सीरीज रही। लाठी सीरीज यानी कि जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी एक मीठे पानी की जलधारा है। यह आपका पोखरण रहा, यानी कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक जमीन के अंदर एक पानी की पट्टी मिली है भाई। किसकी पट्टी मिली है, जल की पट्टी मिली है। जमीन के अंदर पानी है, वो भी यानी का 80 किलोमीटर लंबी, जिसको हमने नाम दिया लाठी सीरीज। और ये लाठी सीरीज 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी। वैज्ञानिक बोले यार क्या जैसलमेर में मीठा पानी कैसे हो सकता है क्या। फिर यहां पर खुदाई की गई, जब यानी कि खुदाई की तो जमीन के अंदर मीठा पानी मिला। और कितना लंबा मीठा पानी मिला, मतलब 80 किलोमीटर लंबी एक पानी की पट्टी मिली। वैज्ञानिकों ने अनुमान कैसे लगाया, जैसलमेर में यहां पर मीठी मीठी घास मिली, सेवण है, धामण है, करड़ है, ये स्वादिष्ट घास मिली। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार क्या इस मरुस्थल की भूमि पर है, इस जैसलमेर की भूमि पर है, जहां पर पूरे साल में बारिश नहीं होती, वहां पर ये मीठा पानी कैसे हो सकता है, वहां पर इतनी स्वादिष्ट घास कैसे उग सकती है क्या। तब कहा चलो इसकी खोज करेंगे। वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर खोज की, तब इनको मीठा पानी मिल गया। और 80 किलोमीटर लंबी जमीन के अंदर पट्टी मिली। तब इन्होंने कहा यार का ये पानी के अंदर पट्टी कैसे मिल सकती है। फिर अनुमान लगाया गया कि प्राचीन काल में यहां पर सरस्वती नदी बहा करती थी। और ये जो लाठी सीरीज है, ये जो भूगर्भिक जल पट्टी है ना, ये उसी का अवशेष है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लाठी सीरीज कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी है। जमीन के अंदर मीठे पानी की जलधारा है भाई। किसने खोजी, 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी। इसको क्या कहते हैं, भूगर्भिक जल पट्टी कहते हैं, या फिर इसको लाठी सीरीज भी कहते हैं। भू भू का मतलब होता है पृथ्वी, गर्भ यानी कि अंदर, पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो मीठे पानी की जलधारा मिली है उसको क्या नाम दिया गया है, लाठी सीरीज नाम दिया गया है। और इसी लाठी सीरीज में स्वादिष्ट घास मिलती है, पशुओं की फेवरेट घास मिलती है, जैसे सेवण है, दामन है, करड़ है, ये स्वादिष्ट घास मिलती है भाई। और यही मैंने चीज लिख रखी है। सर लाठी सीरीज क्या है, जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर मीठे पानी की जलधारा है, इसका नाम क्या है, लाठी सीरीज है भी। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इसे भूगर्भिक जल पट्टी कहते हैं। भू का मतलब होता है पृथ्वी, गर्भिक यानी कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर, और क्या है, जल की पट्टी है, समझ गए, यानी कि जल की एक प्रकार से पूरी की पूरी पट्टी मिली है 80 किलोमीटर लंबी। इसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। इसमें सेवण, दामन, करड़ है, वो स्वादिष्ट घास मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने तभी तो अनुमान लगाया यार इस जैसलमेर की धरा के ऊपर इतनी स्वादिष्ट घास कैसे हो सकती है। ये आपकी सेवण घास रही है, धामन रही, ये करड़ रही, अंजन रही, भरूट घास है, ये सारी की सारी यहां पर स्वादिष्ट घास मिली। क्योंकि देखो घास फूस वहीं पर होगा जहां पर पानी होगा, पानी के बिना तो वनस्पति उगेगी नहीं।
फिर बोला कि हाँ यार, यहां पर तो क्या है, जमीन के अंदर मीठे पानी की जलधारा है। और लाठी सीरीज के पास में ही मीठे पानी का एक नलकूप भी मिल गया, और उस नलकूप से आसपास के लोग सिंचाई भी करते हैं। अब कितनी अच्छी बात है, तुम सोच कर देखो कि उस जैसलमेर की धरा के ऊपर जहां पर पूरे साल में 4 दिन बारिश हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा है। और उसी जैसलमेर में लोग यानी कि सिंचाई कर रहे हैं, वहां पर नलकूप मिला है। उस नलकूप में पानी कहां से आया? वो पानी लाठी सीरीज का ही है। तो लाठी सीरीज के पास में जैसलमेर में मीठे पानी का क्या है, नलकूप है। और इसको हमने क्या कह दिया? थार का घड़ा कह दिया भाई। ठीक है, यह आपका क्या है, चंदन नलकूप है। तो ये आप फोटो देख सकते हो चंदन नलकूप की। इसी चंदन नलकूप को हमने क्या कह दिया? थार का घड़ा कह दिया। इस थार के रेगिस्तान में ये घड़े का काम करता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। और आसपास के लोग इस चंदन नलकूप से क्या करते हैं? सिंचाई भी करते हैं, बहुत अच्छी फसल भी बोते हैं। तो ऐसा घड़ा है जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता क्या? तो ये लाठी सीरीज के पास में ही है, जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। सिंपल सा क्वेश्चन आता, थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं। चंदन नलकूप कहां पर है? जैसलमेर में है। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। सर चलो, आपने दो विशेषता बता दी इस शुष्क मरुस्थल की। भाई यहां पर अपने को सम देखने को मिलता है, यहां पर हमें लाठी सीरीज देखने को मिल जाएगी, यहां पर हमें थार का घड़ा चंदन नलकूप भी देखने को मिल जाएगा। और बताओ सर, और हमें जैसलमेर में क्या देखने को मिल सकता है? मरुस्थल की सबसे अच्छी और क्या विशेषता है? यहां पर जुरासिक युग की चट्टानें भी मिलती हैं। तो जैसलमेर बाड़मेर में है। सर हमें चट्टानें देखने, तो हम बताओ कि कहां पर जाएं? आप यानी कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क चले जाओ भी। सर ये पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? ये पार्क जैसलमेर में मिलेगा। जैसलमेर में आप कभी घूमने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क मिलेगा। ज्यादा टिकट नहीं है, 5 या 10 रुपए की टिकट लगेगी, वहां पर आराम से जाकर घूम सकते हो। सर इस पार्क में क्या देखने को मिलेगा? यहां पर कहते हैं कि 18 करोड़ साल पहले की चट्टानें देखने को मिलेंगी आपको इस पार्क में। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि इस रेगिस्तान में पहले कभी समुद्र हुआ करता था। सर आपको कैसे पता कि समुद्र हुआ करता था? यहां पर मछली है, डायनासोर है और पानी वाली चट्टानें हैं, इसके अवशेष मिले हैं। तो इस पार्क को हमने क्या नाम दिया है? इस पार्क को हमने नाम दिया है आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। इस प्रकार से आपके सामने ये पार्क है जो आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा। और जब आप पार्क के अंदर जाओगे तो आपको ये 18 करोड़ साल पहले की चट्टानें देखने को मिलेंगी। और कहते हैं खूब सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी कि देखो ये लकड़ी है पहले, यानी कि फिर पत्थर की चट्टानें बन गई, यहाँ पर इस प्रकार के अवशेष हैं, खूब सारी इसकी कहानियां हैं। अपने को बस यही ध्यान रखना है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है, या फिर ये भी पूछ लेते हैं नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर है। ये कहां पर है सर? जैसलमेर में है। सर ऐसा क्या विशेषता इस पार्क की? भाई इसमें यानी कि 18 करोड़ साल पहले के काष्ठ जीवाश्म मौजूद हैं, यानी कि लकड़ी के जीवाश्म मौजूद हैं, यहाँ की चट्टानें मौजूद हैं। तो ये आप यानी कि जाकर देख सकते हो। जुरासी युग की चट्टानें जैसलमेर बाड़मेर में मिलती हैं। अगर सर दोनों आ जाएगा, मान लो का जैसलमेर बाड़मेर, जुरासी युग की चट्टानें कहां पर मिलती हैं? सर हमें ऑप्शन में दोनों दे दें तो आपको सबसे पहले जैसलमेर करके आना है। और आक्कलवुड फॉसिल पार्क इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। सर ये जुरासिक युग की चट्टानें कहां पर मिलती हैं? ये चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क में, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और अगर आपको ये देखना तो कहां पर जाओगे? जैसलमेर में जाओगे, जहां पर आपको 18 करोड़ साल पहले की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। कितनी शानदार बात है, बताओ भी। और वैसे मैंने आपको फोटो दिखाई दी, अगर आप 5 रुपए बचाना चाहते हो तो यानी कि मुझे भेज देना भैया, ये आपको पार्क में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने चीज आपको दिखाई दी है सबसे, क्योंकि अपनी क्लास की सबसे शानदार विशेषता है कि आपको प्रत्येक चीज देखने को मिलती है। आपको ये लगता है कि हाँ यार का वास्तव में मैं इस पार्क में घूम रहा हूं क्या? ठीक है। अब बताओ, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आराम से पूछ सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन साथ साथ में याद करते रहना, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है। हाँ चलो आगे बताओ, फटाफट जल्दी से बता दो, अगर कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो। हाँ चलो भाई, ठीक है चलते हैं। अब यानी कि हम जिसकी शुरुआत कर रहे हैं वो छोटा सा एक पॉइंट और आता है जिसका नाम है बाप बोल्डर।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता सर बाप बोल्डर कहां पर है, बाप बोल्डर कहां पर है। ये बाप फलोदी में है भाई। इतना क्यों फेमस है, इसका नाम क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिस्ट्री कल्चर का सॉल्यूशन ऐप के ऊपर चल रहा है भाई, है ना। चलो भाई आ जाओ फटाफट। बाप बोल्डर, बाप कहां पर है सर, फलोदी के अंदर है। इस बाप बोल्डर की क्या विशेषता है, हमने इसका नाम क्या दिया। एक समय था जिसका नाम था परमियन कार्बोनिफेरस, और कहते हैं कि इस समय में फलोदी के अंदर गोलासम चट्टानें मिली हैं, और उसको हमने नाम दे दिया बाप बोल्डर। सर समझे नहीं, देखो मतलब आप यानी कि कभी बाप, सर एक बाप जगह है कहां पर है सर, फलोदी में है। और इस जगह की विशेषता है कि यहां पर जो चट्टानें मिली ना, यहां पर चट्टानें इस प्रकार से गोल गोल मिली हैं भाई। अगर आप फोटो देखोगे ना तो भी आप देख सकते हो, ये जो चट्टानें हैं इनको कहा जाता है बाप बोल्डर्स, बाप फलोदी के अंदर। तो यानी कि बाप फलोदी में परमियन कार्बोनिफेरस काल की हिमानीकृत गोलासम के अवशेष मिले। हिमानीकृत गोलासम यानी कि इस प्रकार से गोल गोल चट्टानें मिले हैं। अब हालांकि सभी वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो चट्टानें हैं ना वो यानी कि बर्फ से बनी है, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये चट्टानें तो हवा से बनी है क्या। और कुछ ये कहते हैं कि देखो एक समय हुआ करता था जिसे मैंने कहा परमियन कार्बोनिफेरस समय कहते हैं, और उस समय की चट्टानें है ये। तो सबके अलग अलग मत हैं। अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि बाप बोल्डर कहां पर है, फलोदी के अंदर है, बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। सर क्या विशेषता है, यहाँ पर यानी कि चट्टानें मिली हैं, परमियन कार्बोनिफेरस काल की यहाँ पर चट्टानें मिली हैं। जैसे देखो ये यानी अखबार की कटिंग भी है कि गोलाकार रूप में प्राप्त पुरानी प्रोटेजारिक चट्टानों पर हिमानियों के चिन्ह अंकित हैं। कुछ विद्वान इन्हें हिमानीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न मानते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि ये तो वायु से उत्पन्न है। सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हमें ये नहीं देखना कि चट्टानें कैसी बनी हैं, हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो चट्टानें हैं ना हिमानियों के चिन्ह हैं, और ये यानी कि गोलाकार आकृति में है। इसको हमने क्या नाम दिया है, बाप बोल्डर दिया, जो कहां पर है, फलोदी के अंदर है। सबके अलग अलग मत, अपने को नहीं ध्यान रखना। तुमसे वैज्ञानिक नहीं पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि बताओ किस वैज्ञानिक का क्या मत है, ये चट्टानें कैसी मणी, क्यों मणी भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बाप बोल्डर कहां पर है। बाप बोल्डर में हिमानीकृत चट्टानों के गोलाकार अवशेष मिले हैं, मतलब यहां पर जो चट्टानें हैं वो इस प्रकार से गोलाकार आकृति में है। बस इसी को हमने नाम दे दिया बाप बोल्डर्स। ठीक है सर, आगे चलो भाई। अब यानी कि इसी मरुस्थल को हमने फिर यानी कि दो भागों में बांट दिया। शुष्क मरुस्थल को ही, एक तो वो क्षेत्र है जहां पर यानी कि बालूका के स्तूप हैं। सर ये समझे नहीं, बालूका स्तूप में थोड़ा सा तुम्हें अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बालूका स्तूप को अलग कर रखा है ताकि तुम्हें थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। भाई है क्या, देखो बालूका स्तूप है, ये अपना क्या है सर, पूरा का पूरा ये अपने डायग्राम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। आपको फोटो दिख रही है ना, हाँ सर, ये तो हो गया अपना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये हो गया अपना पूरा का पूरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमने क्या किया, इसी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में दो चीजें और बांट रखी हैं। एक तो वो क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप, सबसे पहले समझो सर बालू का स्तूप क्या होते हैं, शायद फोटो होगी अपनी, अभी देख लेते हैं, एक मिनट है। ये यानी कि बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, मतलब ऐसे जिले जहां पर बालू का स्तूप है वो बालू का स्तूप है। सर बालू का, बालू मतलब रेत, नाम देखो बालू का। बालू तो समझो ना, अराची बालू खावे रे, मतलब बालू का मतलब होता है रेत, और स्तूप का मतलब होता है दोरे। सर दोरा तो समझा कोनी में, अरे टिल्ला तो समझो ना सर, टिल्ला भी कौन समझा, टिब्बा तो समझो, रेत का टिब्बा। सर कौन नहीं समझा, मैं तो रेत का टिब्बा के तो फोटो देख लियो आपने, ये आपने रेत का टिब्बा है। ठीक है, ये क्या है, इनको कहते हैं बालू का स्तूप। ये जो रेत के टिब्बे हैं, रेत के दोरे ना, जिनके ऊपर देखो ये भाई साहब घूम रहे हैं, ये बालू का स्तूप ही है। तो कुछ इस शुष्क मरुस्थल में ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर ये रेत के धोरे नहीं पाए जाते। अब तुम सोचोगे यार का सर मरुस्थल आ रहा है
तो सर मरुस्थल में तो रेत के धोरे ही मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा? नहीं, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के धोरे नहीं देखने को मिलते। उस क्षेत्र को हमने नाम दिया बालू का स्तूप मुक्त, मतलब बालू का स्तूप रहित क्षेत्र। सर कौन कौन से? फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य ऐसा क्षेत्र है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। किस प्रकार नहीं, अभी बताऊंगा। मतलब ये जो थोड़ा सा क्षेत्र है ना, यहां पर बालू का स्तूप नहीं है। कौन कौन सा क्षेत्र? सर यहां पर तो आ गया आपका फलोदी, आ गया, यहां पर आ गया पोखरण भाई, और यहां पर आपका बालोतरा आ गया। इसके बीच में ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेत के टिल्ले नहीं है, रेत के धोरे नहीं है। सर मरुस्थल है और रेत का टिब्बा कुनी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, यहां पर मरुस्थल तो है लेकिन रेत के टिल्ले नहीं है, उसके बीच में चट्टाने हैं, भी चट्टानों के टुकड़े हैं, और इसको हमने नाम दिया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। सर किस प्रकार से है? ये देखो फोटो, ये जो आपको फोटो दिखाई देगी, आप कभी बालोतरा घूमने के लिए जाओगे या पोखरण की तरफ जाओगे, फलोदी के बीच में जाओगे ना, तो वहां पर इस प्रकार से आपको मरुस्थल तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसी मरुस्थल में आपको ये चट्टानों के टुकड़े भी देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर मरुस्थल तो है लेकिन यहां पर रेत के धोरे नहीं। आप फोटो के अंदर देख रहे हो, क्या आपको यहां पर रेत के टिब्बे दिखाई दे रहे हैं, रेत के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं? सर नहीं दिखाई दे रहे। एक ये फोटो देखो, क्या इसमें आपको रेत के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, बहुत बड़े बड़े रेत के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं। जहां पर रेत के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं, रेत के दोरे दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने कहा बालू का स्तूप युक्त। मतलब यहां पर बालू का के दोरे हैं, ये युक्त क्षेत्र है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर रेत के धोरे नहीं है, उसको हमने नाम दिया बालू का स्तूप मुक्त, मतलब बालू का स्तूप से रहित क्षेत्र है। अंग्रेजी में अगर मैं इसकी बात करूं तो मतलब सैंडी डून्स फ्री एरिया। ठीक है, अगर मैं इसकी, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। हाँ, और बताओ। हाँ, तो बालू का स्तूप मुक्त या बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है सैंडी डून्स फ्री एरिया। जहां पर बालू का स्तूप नहीं है उसको हमने नाम दे दिया बालू का स्तूप मुक्त। सर ये क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है, बालू का स्तूप से रहित है। और अंग्रेजी में बात करूं तो सैंडी डून्स फ्री एरिया। सैंडी मतलब रेत के धोरे, डून्स यानी का स्तूप कहते हैं, फ्री एरिया मतलब बालू का स्तूप से रहित क्षेत्र है। समझ गए? सर कौन कौन सा क्षेत्र है? फलोदी, पोखरण व बालोतरा के मध्य ये क्षेत्र है। चट्टानी मरुस्थल का भाग होता है। चट्टानी मरुस्थल मतलब टिल्ला रहित क्षेत्र, यहां पर रेत के धोरे नहीं है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। जिस क्षेत्र में मरुस्थल हो और साथ में चट्टाने हो उसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थल का ये 41.50% भाग है। मतलब ये जो पूरा 100% है ना, इस 100% का 41.50% भाग है, वो किसके पास में है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के पास में है। ये भी अपने को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, दोबारा से देख लो। यानी कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर रेत के धोरे नहीं है, रेत के टिल्ले नहीं है। हालांकि वो मरुस्थल तो है लेकिन वहां पर रेत के टिल्ले नहीं है। वहां पर मरुस्थल के अंदर इस प्रकार से चट्टानों के टुकड़े हैं। सर ये क्षेत्र कहां पर देखने को मिलेगा? फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य आपको इस प्रकार का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये चट्टानी मरुस्थल का भाग है। मतलब चट्टानी मरुस्थल, मरुस्थल भी है और इसमें चट्टान के टुकड़े भी हैं, तो मतलब चट्टानी मरुस्थल हो गया। और जहां पर मरुस्थल भी हो, जहां पर चट्टान भी हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। ठीक है, और ये पश्चिम मरुस्थल का 41.50% भाग है, और बाकी बच गया वो 58.50% उधर हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा अगर 100% है ना, तो ये जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अगर ये 100% है तो 41.50% भाग इसके पास में है। ओके, ठीक है सर, ये भी अपने को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की, जहां पर बालू का स्तूप है, इस प्रकार से रेत के धोरे हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है? जैसलमेर में है। अगर आपको इस प्रकार से सबसे ज्यादा रेत के धोरे देखने हैं तो ये आपको जैसलमेर में मिलेंगे। हालांकि थोड़े बहुत रेत के धोरे तो मेरे खुद के खेत में भी मिल जाएंगे, हमारे चूरू में भी खूब सारे रेत के धोरे हैं, टीले हैं, टिब्बे हैं,
लेकिन वास्तव में असली रेत के धोरों का आनंद लेना है तो आप कहां पर जाओगे? जैसलमेर जाओगे, और यही धोरे देखने के लिए लोग जाते हैं भाई। ठीक है, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है? जैसलमेर में। ये पश्चिम मरुस्थल का 58.50% भाग है। 58.50 ये हो गया, 41.50 ये हो गया, जोड़ोगे तो टोटल यानी कि 100% हो जाएगा। तो एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा भाई। ये लो, ये हमने पूरा का पूरा पश्चिम मरुस्थल के अंदर शुष्क प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम अर्ध शुष्क पढ़ लेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, समझने वाला टॉपिक है, बाकी तो रट्टा मारते रहना चाहिए, याद होगा नहीं। सारी की सारी चीजें किताब में लिख रखी हैं। हाँ, बताओ। मानसरोवर झील के बारे में क्या, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी डाउट हो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी किताब से संबंधित डाउट लगे, कोई भी बात पूछना हो तो आराम से पूछ लेना, मेरे पास मैसेज कर देना। ये लो भाई, शुष्क मरुस्थल प्रदेश मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपके साथ में ब्रह्मास्त्र है। मैं ये चाहता हूँ यार कि अलग से नोट्स क्यों बनाओ तुम, इस चीजों को आराम से मैंने तुम्हें समझा दिया। अब बताओ तुम्हारा कोई डाउट है क्या? ये सारी की सारी बढ़िया वाली तुम्हें फोटो भी देखने को मिल जाएंगे किताब में, साथ साथ में फोटो देखोगे तो याद भी हो जाएंगी। और शॉर्ट कंटेंट है, बढ़िया तरीके से याद करते रहो, इसका बढ़िया रिवीजन करते रहो, ठीक है। हाँ कोई नहीं भाई, खूब सारी कॉपी पेस्ट कमेंट चल रही हैं, तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें कंप्लीट है यहां तक। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ओके, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है सर? आज की क्लास में आपने ये पूरा का पूरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये पढ़ा दिया भाई। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम ये अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। और फिर हम बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। बालू का स्तूप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेत के धोरों से, तो वो अपन अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर अरावली छोटी सी है, और पूर्वी मैदान छोटा सा, एक ही क्लास के हैं, और हाड़ौती का पठार भी छोटा सा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। चलो भाई, ओके, बताओ आराम से समझ में आ गया ना? और ठीक है, इनको बढ़िया तरीके से याद करते रहना। और ये थोड़ा सा देखो बड़ा टॉपिक है भाई, सभी अब कह दूं, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। शुरुआत में मैंने कह दिया था 5 क्लासों में जाकर कंप्लीट होगा ये, उसके बाद में सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तुम फिर यानी कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर विश्वास करोगे कि वास्तव में सर जो पढ़ाते ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, हमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो टॉपिक को विस्तार से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स रखो, उनका रिवीजन ज्यादा करो, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लो। सफलता का बस इतना ही आधार है। चलो फिर, ओके।